कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध कमरे के तापमान पर क्यों खराब हो जाता है? हाँ, या फिर जैसे लोहे की कोई चीज हो, नम हवा में छोड़ दें तो उस पर वो भूरा भूरा क्या लग जाता है। जंग। हाँ, जंग। या फिर खाना पकाना, या जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है, हमारा सांस लेना भी, इन सब में मतलब क्या होता है असल में, कैसे कोई चीज एकदम बदल जाती है? देखिए, ये सारे बदलाव जो है ना, ये असल में रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन? हाँ, और जब भी ऐसा कोई बदलाव होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुई है। अच्छा। तो आज हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके समीकरणों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारी जानकारी का आधार विज्ञान पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। तो हमारा मकसद रहेगा कि इन स्रोतों से समझें कि ये रिएक्शंस क्या हैं, कैसे पहचानते हैं इन्हें, पढ़ने लिखते कैसे हैं, समीकरणों में बैलेंस क्यों करना पड़ता है। विधियां हैं, उनसे करीब 4 मुख्य संकेत मिलते हैं। पहला तो है अवस्था में बदलाव। अवस्था में बदलाव जैसे? जैसे कोई ठोस चीज द्रव बन जाए या गैस बन जाए या उल्टा हो जाए। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है रंग में बदलाव। रंग बदलना, जैसे स्रोत में वो मैग्नीशियम रिबन वाला उदाहरण था। हाँ, एक्टिविटी 1.1। जब उसे जलाते हैं तो वो एकदम तेज सफेद रोशनी से जलता है और फिर एक सफेद पाउडर जैसा बन जाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO। तो देखिए, धातु से पाउडर बन गया, अवस्था भी बदली, रंग भी। हाँ, और उसमें ये भी था कि जलाने से पहले उसे साफ करना पड़ता है रेगमाल से। क्यों? हाँ, वो इसलिए ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड या कार्बोनेट की परत जम जाती है ना, वो हट जाए, तभी वो ऑक्सीजन से ठीक से रिएक्ट कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अवस्था बदली, रंग बदला, तीसरा संकेत? तीसरा है किसी गैस का निकलना। जैसे जिंक के टुकड़ों पर एसिड डालें, सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए, हाँ। तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, वो हाइड्रोजन गैस होती है। और मैंने पढ़ा था कि वो बर्तन भी गर्म हो जाता है जिसमें ये रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल, यही चौथा संकेत है, तापमान में बदलाव। तापमान बदलना, जैसे वो बिना बुझे चूने में पानी डालते हैं। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी, बर्तन एकदम गर्म हो जाता है। तो ये 4 हो गए, अवस्था, रंग, गैस निकलना और तापमान बदलना। इनमें से कुछ भी दिखे तो समझो रिएक्शन हो रहा है। एकदम सही, ये मुख्य पहचान है। ठीक है, पहचान तो लिया, पर हर बार इतनी लंबी कहानी कौन लिखेगा? कोई छोटा तरीका नहीं है इन रिएक्शंस को लिखने का? है ना, यही तो काम आते हैं रासायनिक समीकरण। सबसे आसान है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण? हाँ, जैसे हमने मैग्नीशियम वाला उदाहरण लिया था, तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, सिंपल। इसमें जो बाईं तरफ हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्शन कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। और जो दाई तरफ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और बीच में जो तीर है वो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, ये तो समझ आया। पर साइंस में तो ज्यादातर वो सिंबल वाले फॉर्मूले चलते हैं ना, MgO2 टाइप। हाँ, बिल्कुल। इसे और छोटा और कह सकते हैं वैज्ञानिक बनाने के लिए हम शब्दों की जगह सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Mg+O2 to MgO। ये ज्यादा कंसाइज लग रहा है। हाँ, इसे कहते हैं रासायनिक सूत्र समीकरण। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? Mg और O2 मिले, MgO बन गया, सीधा तो है। जरा ध्यान से देखिए, तीर के बाईं तरफ अभिकारक वाली साइड ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? O2 लिखा है, मतलब 2 परमाणु। सही। और दाईं तरफ उत्पाद में MgO में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? MgO, इसमें तो एक ही O है। अरे हाँ, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? गायब हो गया? गायब नहीं हो सकता। यहीं पर जरूरत पड़ती है संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित, बैलेंस्ड। हाँ, विज्ञान का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, सुना है कि मास ना बनता है ना नष्ट होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने परमाणु हर तत्व के शुरू में थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही होने चाहिए। बस उनकी जगह बदल जाती है, वो जुड़ते अलग तरह से हैं। परमाणु न तो पैदा होते हैं न खत्म होते हैं। अच्छा, तो हमें समीकरण में दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर करने होंगे। पर ये करते कैसे हैं बराबर? वो स्रोत में हिट एंड ट्रायल मेथड लिखा था। हाँ, हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाजा लगाकर सही नंबर बिठाना। हम सूत्रों के आगे कुछ नंबर लगाते हैं जिन्हें गुणांक या कोएफिशिएंट्स कहते हैं, ताकि दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती बराबर हो जाए। अच्छा, कोई उदाहरण लेकर समझाइए।
ठीक है, मान लीजिए हमारे पास समीकरण है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ये लोहा Fe और भाप H2O के रिएक्शन से आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2 बनने का समीकरण है। ये तो साफ दिख रहा है कि बैलेंस्ड नहीं है। लेफ्ट में एक Fe, राइट में 3 Fe। ऑक्सीजन भी लेफ्ट में 1, राइट में 4। हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2-2 हैं। बिल्कुल, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम अक्सर उस कंपाउंड से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हों। यहाँ Fe3O4। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हाँ, तो बाईं तरफ भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम H2O के आगे क्या लगा सकते हैं? H2O के आगे 4 लगा दे तो 4H2O हो जाएगा। बिल्कुल, तो समीकरण बन गया Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए 4-4, पर अब हाइड्रोजन का क्या हुआ बाईं तरफ? बाईं तरफ 4H2O मतलब 4 गुणा 2, 8 हाइड्रोजन हो गए। दाईं तरफ तो अभी भी 2 ही हैं H2। सही, तो अब दाईं तरफ 8 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करें? H2 के आगे क्या लगाएं? H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं, 4H2। परफेक्ट, तो अब समीकरण है Fe plus 4H2O equals Fe3O4 plus 4H2। हाइड्रोजन भी बराबर हो गए 8-8। अब क्या बचा? अब बस आयरन Fe बचा। दाईं तरफ 3 है Fe3O4 में, बाईं तरफ सिर्फ 1 है। तो बाईं तरफ Fe के आगे 3 लगा दें, 3Fe plus 4H2O equals Fe3O4 plus 4H2O। बहुत बढ़िया, अब जरा चेक कीजिए सब बराबर है या नहीं। देखते हैं, बाईं तरफ Fe equals to 3, H equals to 4 into 2 equals to 8, O equals to 4 into 1 equals to 4। दाईं तरफ Fe equals to 3, H equals to 4 into 2 equals to 8, O equals to 4। हाँ, सब बराबर। ये हो गया संतुलित समीकरण। देखा, थोड़ा पजल सॉल्व करने जैसा है। हिट एंड ट्रायल इसीलिए कहते हैं। हाँ, मजेदार है। अच्छा, स्रोत में ये भी लिखा था कि समीकरण को और ज्यादा जानकारी वाला बनाने के लिए हम चीजों के भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ बिल्कुल, ठोस के लिए ब्रैकेट में S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और अगर कोई चीज पानी में घुली है यानी जलीय विलयन तो उसके लिए AQ लिखते हैं। तो जो अभी हमने समीकरण बैलेंस किया था उसमें कैसे लिखेंगे? उसमें लोहा ठोस होता है S, पानी यहाँ भाप के रूप में है तो गैस G, बनने वाला आयरन ऑक्साइड ठोस S और हाइड्रोजन गैस G। तो पूरा समीकरण होगा 3FeS plus 4H2OG gives Fe3O4S plus 4H2G। अच्छा, इससे और क्लियर हो जाता है। और कभी-कभी तीर के ऊपर नीचे भी कुछ लिखा होता है, तापमान वगैरह। हाँ, रिएक्शन की शर्तें, जैसे कितना तापमान चाहिए, कितना दबाव चाहिए, या कोई उत्प्रेरक कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जैसे फोटोसिंथेसिस वाले समीकरण में हम तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखते हैं। समझ गए। तो अब हमें समीकरण लिखना और बैलेंस करना आ गया। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। स्रोत कह रहा था कि इनमें एटम्स के बीच पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं। हाँ, और इसी आधार पर कि एटम कैसे जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, हम रिएक्शंस को कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब जोड़ना, 2 या ज्यादा चीजें मिलके एक बन जाए, जैसे A plus B मिलकर AB बन गया। बिल्कुल सही समझा। जैसे वो बिना बुझे चुने कैल्शियम ऑक्साइड CaO को पानी में मिलाने वाला उदाहरण था ना। हाँ, जो गर्म हो जाता है। हाँ, तो उसमें CaO और H2O जुड़कर एक ही चीज बनाते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और साथ में गर्मी निकलती है। तो समीकरण हुआ CaOS plus H2OL to CaOH ट्वाइस AQ प्लस गर्मी निकलती है। अच्छा, ऐसी रिएक्शंस जिनमें गर्मी या ऊर्जा बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं ना, एक्सोथर्मिक। बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी। जैसे कोयले का जलना या हमारा सांस लेना, इसमें भी तो ग्लूकोज टूटकर हमें ऊर्जा देता है, ये भी ऊष्माक्षेपी है। हाँ, सही बात है। तो संयोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माक्षेपी होती हाँ, है। अक्सर। और ये जो बुझा हुआ चूना बनाना CaOH होल ट्वाइस, इसका इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने में होता है। अच्छा, हाँ, जब इसे दीवार पर लगाते हैं तो ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से धीरे धीरे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली मजबूत परत बना लेता है। इसी से दीवार पर चमक आती है। अरे वाह!
और मजे की बात, संगमरमर का फॉर्मूला भी तो CaCO3 ही होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कनेक्शन। कमाल है। अच्छा, अगर संयोजन में चीजें जुड़ती हैं तो इसका ठीक उल्टा भी तो होता होगा, जब चीजें टूटती हों। होता है, बिल्कुल होता है। उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे उत्पाद बनाता है। मतलब AB टूटकर A+B बन गया। ये संयोजन का एकदम अपोजिट है। और तोड़ने के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी। एकदम सही। वियोजन अभिक्रियाएं अपने आप नहीं होती, उन्हें शुरू करने और चलाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ऊर्जा गर्मी के रूप में हो सकती है, या बिजली के रूप में, या फिर रोशनी के रूप में। अच्छा, तो मतलब ये ऊर्जा सोखती है। हाँ, ये ऊर्जा अवशोषित करती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई उदाहरण, जैसे गर्मी से टूटने वाला? जैसे चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे बहुत तेज गर्म करो तो ये टूटकर बिना बुझा चूना CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाता है। CaCO3S गर्मी, CaOS प्लस CO2G। सीमेंट बनाने में ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, और बिजली से? पानी का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी H2O में बिजली पास करो तो वो हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 में टूट जाता है। 2H2OL, बिजली 2H2G प्लस O2G। इसमें कोई गैस ज्यादा बनती है क्या? हाँ, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दोगुनी बनती है, क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1। लॉजिकल है। और रोशनी से टूटने वाला? मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में सुना था। हाँ बिल्कुल, सिल्वर क्लोराइड AgCl जो सफेद रंग का होता है, उसे धूप में रख दो तो वो ग्रे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है सिल्वर धातु Ag और क्लोरीन गैस Cl2 में। 2AgCl धूप 2Ag प्लस Cl2। ऐसा ही सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के साथ भी होता था, और इसी का इस्तेमाल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में होता था। इंटरेस्टिंग। तो संयोजन में जुड़ना, वियोजन में टूटना। अगला टाइप कौन सा है? अगला है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब जगह बदलना। हाँ, इसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व, मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, किसी कंपाउंड में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। जैसे कोई ताकतवर खिलाड़ी किसी कमजोर खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दे। A + BC = AC + B। अच्छा, इसका वो स्कूल वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, लोहे की कील को नीले घोल में डालते थे। हाँ, कॉपर सल्फेट का नीला घोल, बिल्कुल सही। क्या होता था उसमें? वो कील भूरी हो जाती थी और घोल का नीला रंग हल्का पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को धक्का मारकर निकाल देता है और खुद सल्फेट से जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। FeS + CuSO4Aq = FeSO4Aq + CuS। वो जो भूरी परत कील पर जमती है वो कॉपर धातु होती है, और आयरन सल्फेट बनने से नीला रंग हल्का हो जाता है। अच्छा, तो ये सब क्रियाशीलता का खेल है। जिंक या लेड भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, ये हुआ विस्थापन। अब अगर मान लीजिए 2 कंपाउंड आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लें तो? हाँ, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 अभिकारकों के बीच आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे AB + CD मिलकर ED + CB बना लें, पार्टनर बदल लेते हैं एक तरह से। पार्टनर स्वैप। उदाहरण? जैसे सोडियम सल्फेट का घोल लें और बेरियम क्लोराइड का घोल लें, दोनों रंगहीन होते हैं। इन्हें मिलाते ही तुरंत एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। ये बेरियम सल्फेट होता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है जो पानी में घुला रहता है। Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous = BaSO4S plus 2NaClAq। तो इसमें सल्फेट आयन SO4 ने सोडियम को छोड़ा और बेरियम को पकड़ लिया, और क्लोराइड आयन ने बेरियम को छोड़ा और सोडियम को पकड़ लिया। बिल्कुल, आयनों की अदला बदली हो गई, और वो जो सफेद ठोस बना ना, बेरियम सल्फेट, उसे अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली। ओके, अब कौन सा प्रकार बचा? अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार पर,
उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनको मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये नाम तो सुने पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, ठीक है। और अपचयन? वो इसका उल्टा। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हम कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, यानी वो रिड्यूस हो गया है। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ओके। और मजे की बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं अक्सर साथ साथ होती हैं। एक चीज ऑक्सीडाइज होती है तो दूसरी रिड्यूस, इसलिए इन्हें साथ में रिडॉक्स कहते हैं। कोई उदाहरण से समझाइए। कॉपर पाउडर लीजिए, तांबे का चूरा, उसे गर्म कीजिए हवा में, क्या होगा? वो शायद काला पड़ जाएगा। हाँ, वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO बना लेता है। 2Cu + O2, गर्मी, 2Cu। अब बताइए, यहाँ कॉपर का क्या हुआ, उपचयन या अपचयन? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयन हुआ। शाबाश। अब इस गर्म काले कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कीजिए, तो क्या होगा? वो काला रंग फिर से गायब होकर भूरा हो जाएगा। मतलब हमें कॉपर Cu वापस मिल जाएगा और साथ में पानी H2O बनेगा। CuO + H2O, गर्मी, Cu + H2O। अब इस रिएक्शन में देखिए, इसमें CuO से ऑक्सीजन हट गई, वो Cu बन गया। ऑक्सीजन हटी मतलब अपचयन, CuO का अपचयन हुआ। बहुत अच्छे। और हाइड्रोजन H2 का क्या हुआ? हाइड्रोजन, वो H2 से H2O बन गया, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। देखा, एक ही रिएक्शन में CuO का अपचयन हुआ और H2 का उपचयन हुआ, इसीलिए ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अरे वाह, मतलब एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो वो जो मैग्नीशियम रिबन जलाया था हमने शुरू में, Mg + O2 गिव्स आउट MgO, वो भी रेडॉक्स हुई? बिल्कुल, उसमें मैग्नीशियम Mg में ऑक्सीजन जुड़ी तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ और ऑक्सीजन, खैर ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हुई, पर अभी के लिए मैग्नीशियम का उपचयन हुआ, ये समझना काफी है। समझ गए? तो ये हो गए मुख्य प्रकार: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। अब आखिर में स्रोत में रोजमर्रा की जिंदगी में उपचयन के कुछ असर बताए हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन हमारे आसपास हर वक्त हो रहा है और इसके दो असर तो हम रोज देखते सुनते हैं। पहला है संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगना? हाँ, वही। जब कोई धातु, खासकर लोहा, अपने आसपास की चीजों जैसे नमी, हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, एसिड वगैरह के संपर्क में आती है तो उसकी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर वो लाल भूरा जंग लग जाता है, चांदी भी काली पड़ जाती है, तांबे या पीतल पर हरी परत जम जाती है। बिल्कुल, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं और ये असल में धातु का धीमा उपचयन यानी ऑक्सीडेशन ही है। और ये कितनी बड़ी समस्या है। पुल हैं, जहाज हैं, गाड़ियां, रेल की पटरियां, लोहे की कितनी चीजें जंग से खराब होती हैं। कितना पैसा खर्च होता होगा इन्हें बचाने में। हाँ, बहुत गंभीर समस्या है। इसीलिए तो लोहे की चीजों पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं या दूसरी धातुओं की परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ताकि वो सीधे हवा पानी के संपर्क में ना आए। सही बात है। अच्छा, ये तो हुआ एक असर। दूसरा क्या था? दूसरा असर है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। विकृत गंधता, ये कैसा अजीब सा नाम है। कभी आपने देखा है कि तेल या फैट वाली खाने की चीजें जैसे चिप्स, नमकीन या तले हुए स्नैक्स अगर ज्यादा दिन खुले रखे रहें तो? हाँ, उनमें से एक अजीब सी महक आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है, सील जाते हैं कहते हैं हम तो। हाँ, वो जो सीलन या खराब महक और स्वाद है ना, वो असल में उन चीजों में मौजूद तेल और वसा का हवा की ऑक्सीजन से उपचयन होने के कारण होता है। ऑक्सीडेशन से उनका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाते हैं। ओहो, तो ये भी ऑक्सीडेशन का ही कमाल है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं फिर? एक तो यही कि चीजों को एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रखें ताकि हवा कम से कम लगे। हाँ, ये तो करते हैं। दूसरा, कभी कभी खाने की चीजों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन को धीमा कर देते हैं।
इन्हें प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, सुना ये नाम। और तीसरा तरीका, आपने चिप्स के पैकेट देखे, फूले हुए होते हैं, हाँ, उनमें हवा भरी रहती है खूब सारी। वो हवा नहीं होती, वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तरह आसानी से रिएक्ट नहीं करती, वो अक्रिय, इनर्ट जैसी है। तो पैकेट बनाते समय उसमें से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भर देते हैं। इससे अंदर जो चिप्स या नमकीन है उसका तेल या फैट ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो ज्यादा समय तक ताज़ा रहता है, खराब नहीं होता। अरे वाह, मैं तो सोचती थी वो पैकेट फुलाने के लिए हवा भरते हैं ताकि चिप्स टूटे ना। ये तो बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हाँ, चिप्स को टूटने से बचाने में भी मदद मिलती है, पर मुख्य कारण ऑक्सीडेशन रोकना है। कमाल है। चलिए, तो आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिनसे नई चीजें बनती हैं, और इन्हें पहचानने के लिए हम अवस्था, रंग, गैस या तापमान में बदलाव देख सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि इन्हें छोटे रूप में केमिकल इक्वेशन से दिखाते हैं, और इन इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए। हाँ, और वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना भी सीखा। फिर हमने रिएक्शंस के मुख्य प्रकार देखे। संयोजन, जिसमें चीजें जुड़ती हैं और अक्सर गर्मी निकलती है। वियोजन, जिसमें चीजें टूटती हैं और ऊर्जा लगती है। विस्थापन, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटाता है। द्विविस्थापन, जिसमें आयनों की अदला बदली होती है और अक्सर अवशेप बनता है। और रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। एकदम सही। और आखिर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन के असर हमारी रोज की जिंदगी में कैसे दिखते हैं, धातुओं के संक्षारण के रूप में। बिल्कुल। और खाने की चीजों के विकृत गंधी होने के रूप में। बिल्कुल। ये तो वाकई केमिकल वर्ल्ड की एक अच्छी खासी यात्रा हो गई। हाँ, अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं। जरूर। हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि कुछ धातुएं जैसे लोहा दूसरों से जैसे कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होती हैं, और हमने ये भी समझा कि संक्षारण जैसे जंग लगना वो भी एक तरह की रेडॉक्स प्रक्रिया है, धातु का ऑक्सीडेशन है। तो क्या हम धातुओं की क्रियाशीलता की इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी धातुएं ज्यादा आसानी से संक्षारित होंगी? मतलब किन धातुओं को जंग लगने या खराब होने का खतरा ज्यादा होगा और क्यों? ये तो सोचने वाली बात है कि क्या ज्यादा रिएक्टिव धातुएं ज्यादा आसानी से संक्षारित भी होती हैं? दिलचस्प सवाल। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर।